नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारत की खोज का तीसरा चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता का मैं प्रश्न उत्तर बनाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इससे पहले मैं भारत की खोज, तलाश और अहमदनगर के किले का भी मैं प्रश्न उत्तर बनाई हूँ और उसका मैं क्वेश्चन आंसर बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 8 बसंत भाग 3 का लगभग मैं सारा पाठ पढ़ा चुकी हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर समरी सब मैं बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यह सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की खोज का तीसरा चैप्टर का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ हुआ? तो इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्राचीन इतिहास समझने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार प्रसार कहां कहां तक था? तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो के अलावा दूर दूर स्थानों तक मिले हैं। यह सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली थी। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी? तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता में फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से व्यापार किया। इन नागर सभ्यता में व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों के किनारे दुकान की पंक्तियां थी जहां संभवतः छोटी छोटी दुकानें थी। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें क्या ज्ञात होता है? तो इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उस काल की परंपरा, लोगों के रहन सहन का ढंग, उस समाज में प्रचलित रीति रिवाज तथा लोगों द्वारा की गई दस्तकारी के अलावा उस समय के कपड़ों के फैशन का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी हुई थी। तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है कि उस समय के हमाम और नालियों के तंत्र विकसित थे। ये तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी उन्नति भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य कौन थे, वे भारत कब आए? तो इसका उत्तर है, आर्यों की पहचान तथा उनके मूल स्थान के बारे में कुछ निश्चित पता नहीं है। व्यवहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना गया है। आर्य भारत में सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंध के सूबे के बारे में पाठ से क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ से सिंधु सूबे के बारे में यह पता चलता है कि यह सूबा पुराने समय में बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ था, लेकिन मध्य युग के बाद उसका ज्यादातर भाग रेगिस्तान होकर रह गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद खेती का विकास किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में कृषि की बहुतायत थी। कुछ नगर और थोड़ी बहुत शहरी जीवन भी था। आने वाले नवागंतुक आर्यों ने कृषि को ही अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया और कृषि का विकास होता गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर है, बाहर से आने वाले आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल हुआ। ये द्रविड़ संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी मेलजोल और समन्वय से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वानों की क्या राय है? तो इसका उत्तर है, वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वान एक मत नहीं है। भारतीय विद्वान वैदिक युग का काल बहुत पहले का मानते हैं, जबकि यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत बाद का मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संस्कृति में वेद महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है, वेदों की रचना ईसा पूर्व 1500 के आसपास की गई। वास्तव में वेद हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर तो इसको आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेद क्या है? भारत में प्रथम वेद किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है, वेद हिंदुओं के प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। वेदों से हमें यह ज्ञात होता है कि विचारों की प्रारंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने स्वयं को कैसे व्यक्त किया था। ऋग्वेद को भारत का प्रथम वेद माना जाता है।
13 नंबर क्वेश्चन, वेद शब्द की उत्पत्ति बताते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेदों में न मूर्ति पूजा है और न देव मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत में प्रथम वेद के रूप में जाने वाला ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार मिलते हैं। ऋग्वेद में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, परलोक परायणता के बारे में नेहरू जी का क्या विचार रखते थे? तो इसका आंसर है नेहरू जी का मानना था कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग परलोक परायण होते हैं। वे एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। यह बात गुलाम देशों में भी देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक युग में आत्मा और पुनर्जन्म के प्रति आर्यों का दृष्टिकोण क्या था? तो इसका उत्तर है वैदिक युग में आर्यों का जीवन उमंग से भरा हुआ था। उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। मृत्यु के बाद वे किसी प्रकार के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म में उनकी मान्यता न थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संस्कृति की निरंतरता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति अपने शुरुआती समय से ही निरंतर विकास की ओर बढ़ती रही। समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए, पर यह आज भी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, सभ्यता और संस्कृति विकास का सिलसिला किस प्रकार अद्भुत है? तो इसका उत्तर है सभ्यता और संस्कृति का विकास करते हुए इतिहास के लंबे काल में भारत अलग थलग नहीं पड़ा। उसका संबंध ईरानियों, यूनानियों, चीनी तथा मध्य एशियाई लोगों से बना रहा। इस प्रकार सभ्यता और सांस्कृतिक विकास का यह सिलसिला अद्भुत है। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषदों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है उपनिषद मनुष्य को भारतीय आर्यों के चिंतन के बारे में गहराई से ज्ञान कराते हैं। ये ईसा पूर्व 800 के आसपास के तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषदों में सत्य और आत्म बोध को किस तरह महत्व दिया गया है? तो इसका उत्तर है उपनिषदों में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। सत्य की इस खोज में वैज्ञानिक पद्धति का सत्य मौजूद है। वे हठवाद को महत्व नहीं देते हुए अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर बल देते हैं। आत्मा तथा परमात्मा को एक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषदों में तत्कालीन समाज में फैले लोकोत्तर ज्ञान पर क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है? तो इसका उत्तर है उपनिषदों में तत्कालीन समाज में फैले लोकोत्तर ज्ञान तथा जादू टोने में ली जाने वाली दिलचस्पी को निरुत्साहित किया गया। लोगों द्वारा बिना सोचे समझे किए गए पूजा पाठ तथा सच्चे ज्ञान के बिना किए जाने वाले कर्म कांडों को व्यर्थ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषदों में आत्मपीड़न और आत्म त्याग को आवश्यक क्यों बताया गया है? इसका उत्तर है उपनिषदों में जोर देकर कहा गया है कि प्रगति करने के लिए तन मन का स्वस्थ तथा स्वच्छ होने के साथ साथ अनुशासित होना आवश्यक है। किसी भी तरह की उपलब्धि या ज्ञानार्जन के लिए आत्मपीड़न तथा आत्म त्याग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी के जन आंदोलन के पीछे कौन सी मनोवृत्ति काम कर रही थी? तो इसका उत्तर है गांधी जी आजादी की प्राप्ति के समय जो आंदोलन चलाया था उसके पीछे मनोवृत्ति यह थी कि समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत आदि की भावना न हो, समाज जाति बंधन मुक्त हो, लोगों में आत्मपीड़न तथा आत्मत्याग की भावना हो। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यों की जीवन पद्धति दूसरों से किस प्रकार अलग थी? तो इसका उत्तर है आर्य व्यक्तिवाद में विश्वास करने वाले थे। वे समाज को खंडित कराने वाले झगड़ों से स्वयं को बचाते रहे। वे किसी भी प्रकार का जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र थे। उनकी ये उपलब्धियां विचित्र थी। 25 नंबर क्वेश्चन, भौतिकवाद क्या है? तो इसका आंसर है भौतिकवाद का अर्थ है उन वास्तविकताओं पर ही विश्वास करना जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। काल्पनिक एवं अप्रत्यक्ष वस्तुओं पर विश्वास न करना ही भौतिकवाद है। क्वेश्चन नंबर 26, भौतिकवाद पर साहित्य की रचना कब हुई? इसका हवाला कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है भौतिकवाद पर साहित्य की रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई। इनका हवाला सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के प्रयास में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में भौतिकवादी दर्शन की क्या स्थिति थी? तो इसका उत्तर है भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रभाव सदियों तक रहा है। भारतीय जनता को इस दर्शन ने गहराई से प्रभावित किया है। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में भी इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन से हैं? भारतीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है रामायण और महाभारत
प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों ने भारत की जनता पर गहरा असर डाला। भारतीय जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई देता है। ये दोनों महाकाव्य भारतीय जीवन के अंग बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, महाकाव्यों में उपलब्ध सामग्री की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है महाकाव्यों में उपलब्ध सामग्री की विशेषता यह है कि इसमें शिक्षित तथा अनपढ़ सभी के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। इसमें वह रहस्य छिपा है जो जाति पाति में विभाजित ऊंच नीच समाज को भी एकजुट रखता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनता ने अतीत के विषय में अपने दृष्टिकोण किस आधार पर बनाए? तो इसका उत्तर है भारतीय जनता में ऐतिहासिक बोध का अभाव था। उसने अतीत के विषय में अपने दृष्टिकोण का निर्माण परंपरागत वृत्तांतों, पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर लिया। यह उन्हें विरासत में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत का महाकाव्य के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है महाभारत ऐसा महाकाव्य है जिसकी गणना विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में की जाती है। यह प्राचीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर विश्वकोश है, जिसकी मदद से उस काल के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन है उसे कब और क्यों लड़ा गया होगा? तो इसका उत्तर है महाभारत में जिस विराट युद्ध का वर्णन है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वह ईसा पूर्व 14वीं-15वीं शताब्दी में लड़ा गया होगा। यह भारत पर एकाधिकार करने के लिए लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस अवधारणा से पता चलता है कि अफगानिस्तान का कुछ भाग भारत का अंग बना हुआ करता था? तो इसका उत्तर है अफगानिस्तान का जो बड़ा सा भाग भारत में शामिल था उसे उस समय गांधार कहा जाता था। इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी अर्थात गांधार की कन्या पड़ा। महाभारत काव्य में गांधारी नामक स्त्री का वर्णन भी है। क्वेश्चन नंबर 34, भगवत गीता क्या है? इसके रचना काल के बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है भगवत गीता महाभारत का अंश है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को रणक्षेत्र में दिए गए उपदेशों का संकलन है। यह 700 श्लोकों का काव्य रूप है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले अर्थात करीब 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व होने का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, गीता में कर्म के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया गया है? इसका उत्तर है गीता में मानव जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। इसमें अकर्मण्यता की निंदा की गई है। कर्म को समय के उच्चतम आदर्शों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए क्यों मान्य है? तो इसका उत्तर है गीता में निहित संदेश किसी वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं है। यह संदेश किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। इसी सार्वभौमिकता के कारण यह सभी वर्गों एवं संप्रदायों के लिए मान्य है। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत में ग्राम सभाओं की क्या स्थिति थी? उनकी आय का साधन क्या था? तो इसका उत्तर है प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी। वे स्वशासित होते थे। इन्हें समूहों में बांट दिया जाता था। लगान इनकी आमदनी का मुख्य साधन था। यह उपज के 6ठे हिस्से तक होता था। क्वेश्चन नंबर 38, जातकों के वर्णन में दस्तकार तथा पेशेवर लोगों के विकास का क्या स्वरूप दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है जातकों के वर्णन से दस्तकार तथा पेशेवर लोगों के बारे में यह पता चलता है कि इन लोगों की एक अलग बस्तियां और गांव होते थे। इनके गांव शहरों के पास होते थे। इससे उनका सामान बिक जाता था तथा उसकी जरूरत की वस्तुएं भी उन्हें मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29, पेशेवरों का अलग गांव बसने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है पेशेवरों का अलग गांव बसने से वे सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते थे। इस प्रकार अलग और संगठित होकर रहने से जाति प्रथा का विकास हुआ जो बाद में विस्तृत होता गया। क्वेश्चन नंबर 40, पाणिनि कौन थे? उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर है पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उन्होंने 6ठी या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की, जिसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, महाकाव्यों के युग में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो इसका उत्तर है महाकाव्यों के युग में कस्बे के निकट वनों में विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें अनेक विषयों का शिक्षण तथा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ विद्यार्थियों को शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर नियमित और ब्रह्मचर्य जीवन बिताने की सीख दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 42, चरक कौन थे? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान क्या था? तो इसका उत्तर है चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। उन्होंने औषधि विज्ञान पर ईस्वी सन की शुरुआत में पुस्तकें लिखी। इसमें अनेक बीमारियों और उनकी पहचान तथा इलाज का वर्णन है।
43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके विषय में अजीब संयोग क्या है। इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे क्षत्रिय थे। उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 544 ईस्वी पूर्व में हुई। इस दिन वैशाख पूर्णिमा की तिथि थी। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय इतिहास में लोगों की चेतावनियां कभी कभी अप्रभावी होती रही है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है जाति व्यवस्था, पूजा पाठ, आडंबर, कर्मकांड आदि समाज में ऊंच नीच जैसी बुराई फैलाते हैं। समय समय पर लोग इसके विरुद्ध आवाज भी उठाते रहे हैं। इसी प्रकार पुरोहित, प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध लोगों ने आम जनता को सावधान किया, पर वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होती गई और भारतीय जीवन के हर पहलू को कड़ाई से जकड़ लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, बुद्ध और महावीर समकालीन थे पर उनके विचारों में भिन्नता थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही समय में आए थे। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को संघ व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया, इसलिए यह धर्म भारत के विरुद्ध अधिक फला फूला। इसके विपरीत जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जाति व्यवस्था के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। वे समाज के अनुरूप ढलते गए। यह धर्म हिंदू धर्म की शाखा के रूप में विकसित होता गया। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए। वे वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वे आदि के बारे में या तो चुप है या उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। दोनों ही धर्म ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध का ज्ञान ब्रह्मज्ञानियों को नया एवं मौलिक क्यों लगा। तो इसका उत्तर है बुद्ध का ज्ञान किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए नहीं वरन समूची मानवता के लिए था। इसमें न तो वर्ण व्यवस्था पर चोट की गई थी और न किसी धर्म की निंदा, इसलिए उनका यह ज्ञान ब्रह्मज्ञानियों को नया एवं मौलिक लगा। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध कथा से मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है बुद्ध कथा से मनुष्य को शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करते हुए जीवन में विकास और प्रगति के बड़े अवसरों को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य समाज की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें दो साधनों से मिलती है। पहला, सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के विवरण से, दूसरा कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 50, अर्थशास्त्र में राजा के राज्याभिषेक के संबंध में क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को राज्याभिषेक के समय शपथ लेनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख प्रजा के सुख में है। राजा वही कार्य करेगा जिसमें प्रजा की भलाई हो। अनीति करने वाले राजा को हटाकर दूसरे को राजा बनाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक कौन था, उसने कलिंग विजय करने का मन क्यों बनाया। तो इसका आंसर है अशोक वह महान सम्राट था जिसने 273 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का बागडोर संभाला। इस साम्राज्य में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के अधीन लाना चाहता था, इसलिए उसने कलिंग विजय का मन बनाया। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक द्वारा किए गए कार्यों तथा विचारों की जानकारी हमें किस तरह मिलती है। तो इसका उत्तर है अशोक के कार्यों तथा विचारों की जानकारी उनके फरमानों के माध्यम से मिलती है जो उसने जारी किए। ये फरमान पत्थर और धातु पर खोदे गए जो पूरे भारत में फैले हैं तथा आज भी सुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक बहुत बड़ा निर्माता था, यह तुम कैसे कह सकते हो। तो इसका आंसर है अशोक द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत बड़ा निर्माता था। उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को बुला रखा था। शुरू में मूर्तिकला और अन्य अवशेषों में भारतीय कला परंपरा दृष्टिगोचर होती है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर इस सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यताएं विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। इस सभ्यता से हमें तत्कालीन समाज के रहन सहन, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का ज्ञान होता है। धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। यह विकसित सभ्यता वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। यही सभ्यता आगे चलकर सांस्कृतिक युगों का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता ने
भारत के विकास को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता का प्रभाव भारत के विकास में भी देखा जा सकता है। आज भारत की स्थिति एक शिशु जैसी न होकर विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ती है। उसने जीवन के तौर तरीके सीख लिए हैं। उसने कलाओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास किया है। आज भारत जिस विकसित रूप में है, उसकी जड़ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस रेत से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी, वही रेत उसे बचाने में कैसे सहायक सिद्ध हुई? तो इसका आंसर है, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के लिए रेत भी एक कारण थी। रेत की मोटी परत दर परत जमती गई और मकान उसमें दबकर रह गए। रेत ने जिस प्रकार शहरों का छाकर ढक लिया था, उसी रेत के कारण वे सुरक्षित रह सके। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के लिए किन किन कारणों की संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होने का कारण किसी आकस्मिक दुर्घटना को माना जाता है, जिसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसके नष्ट होने का एक प्रमुख कारण सिंधु नदी की बाढ़ को माना जाता है, जो अपने प्रवाह के साथ नगरों तथा गांवों को बहा ले गई हो। इसका अन्य कारण यह भी माना जाता है कि मौसम परिवर्तन के कारण जमीन सूखती गई और चारों ओर रेगिस्तान छा गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, वेद अवेस्ता के अधिक निकट है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, वेदों को भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कहा जाता है। भारत आते समय आर्य वही विचारों को साथ लाए थे जिससे अवेस्ता की रचना हुई है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी विचित्र समानता है। इनकी निकटता भारत के महाकाव्यों की संस्कृत से कम है। वेद अवेस्ता के अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संस्कृति पारलौकिकतावादी नहीं थी, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति के विकास के समय लोगों ने जीवन और प्रकृति में गहरी दिलचस्पी ली। ऐसे में कला, संगीत, साहित्य, गायन वादन कला, चित्रकला और रंगमंच का विकास हुआ। पारलौकिकतावादी का या विश्व को व्यर्थ मानने वाली संस्कृति सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के नए रूपों की रचना नहीं कर सकती है। इससे हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति पारलौकिकतावादी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संस्कृति की निरंतरता पाठ में किस कुरीति की ओर संकेत किया गया है? इसने समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका उत्तर है, इस पाठ में छुआछूत और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। सभ्यता और संस्कृति जब विकास के दौर से गुजर रही थी, उसी समय छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ होता है, जो बाद में जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। यद्यपि यह व्यवस्था समाज की मजबूती तथा उसे शक्ति एवं संतुलन देने के लिए बनाई गई थी, पर इसका रूप विकृत होता गया और समाज में ऊंच नीच वर्ग का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषदों में मानव कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है? तो इसका उत्तर है, उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। इसमें मानव कल्याण हेतु प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है और कहा गया है, अस्ते सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश, असत से सत की ओर ले चल, मतलब अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। इसमें मनुष्य यात्री को मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों द्वारा अपनाई गई जीवन पद्धति समाज के लिए हानिकारक क्यों सिद्ध हुई? तो इसका आंसर है, आर्यों ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली अपनाई। उनकी इस शैली में लोग व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। समाज हित उनके लिए गौण बन गया। उन्हें समाज की चिंतन न रही, वे समाज के प्रति कर्तव्यहीन बन गए। समाज में ऊंच नीच की भावना बलवती होती गई और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। यह जाति व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 10, जाति व्यवस्था से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, जाति व्यवस्था पर भारतीय समाज अधिक बल देता रहा। बाद में यह व्यवस्था लोगों के दिमाग में घर कर गई। भारतीय इतिहास में यह बहुत बड़ी कमजोरी थी। ज्यों-ज्यों जाति व्यवस्था प्रबल होती गई, लोगों की बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और उनकी रचनात्मक क्षमता तथा गतिविधियां कम होने लगी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन साहित्य खोने को दुर्भाग्य क्यों कहा गया है? यह साहित्य क्यों खोया होगा? तो इसका उत्तर है, प्राचीन साहित्य खोने को दुर्भाग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि साहित्य के अभाव में तत्कालीन इतिहास की प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती है। यह साहित्य इसलिए खोया होगा क्योंकि उस समय का साहित्य भोजपत्रों या तारपत्रों पर लिखा जाता था। इन्हें संभाल कर रखना आसान न था। उस समय कागज पर लिखने का प्रचलन भी न था। आगे प्रश्न 12 है, पाठ के आधार पर भौतिकवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है,
भौतिकवादी वस्तुओं के प्रत्यक्ष अस्तित्व में विश्वास रखने वाले थे। वे हर तरह के जादू टोने तथा अंधविश्वास के विरोधी थे। वे काल्पनिक देवताओं की पूजा के भी घोर विरोधी थे। स्वर्ग, नरक, शरीर से अलग आत्मा के विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान आदि में उनकी मान्यता न थी। भौतिकवाद नैतिक नियमों को मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र मानता है। क्वेश्चन नंबर 13, महाकाव्यों में प्रचलित पुरा कथाएं तथा कहानियां किस प्रकार की है, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसका उत्तर है, महाकाव्यों में प्रचलित पुरा कथाएं तथा कहानियां वीर गाथात्मक है। उसमें सत्य की दृढ़ता से अपनाने तथा वचन पालन का उपदेश दिया गया है। इसमें जीवन पर्यंत तथा मरणोपरांत वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी गई है। ये कहानियां हमें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रस्ता तथा कुरूपता से दूर सरलता के निकट ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास की तिथियां जानने के लिए राजतरंगिणी किस प्रकार सहायक है? इसके अलावा इसके लिए किन साधनों का सहारा लिया जाता है? तो इसका उत्तर है, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखित एकमात्र प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में लिखे इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। इसके अलावा महाकाव्यों व अन्य ग्रंथ के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियां, इमारतों के अवशेष, सिक्कों, संस्कृत साहित्य के ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखा यात्रा विवरणों का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत महाकाव्य अनमोल चीजों का समृद्ध भंडार होने के साथ नैतिक शिक्षा का कोष भी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है महाभारत से हमें अनमोल चीजों के अलावा नैतिक शिक्षा भी मिलती है, जो निम्नलिखित है। पहला, दूसरों के साथ वह आचरण मत करो जो तुम्हें खुद स्वीकार्य ना हो। दूसरा, धन के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। तीसरा, लोकहित में जो बात ना हो उसे नहीं करना चाहिए। चौथा, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 16, भगवत गीता की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, भगवत गीता की रचना बौद्ध काल से पहले अर्थात आज से 2500 वर्ष पहले हुई, किंतु इसकी लोकप्रियता समाज के सभी वर्गों में आज भी वैसी ही है। संकट के समय कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त व्यक्ति प्रकाश एवं मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। इसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति के बीच समन्वय स्थापित करते हुए धर्म तथा कर्म को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब, कहां और किसे दिया गया था? इसका उत्तर है, गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उस समय दिया गया था जब अर्जुन ने अपने विपक्षियों में परिजनों, मित्रों तथा गुरुजन को देखा। अर्जुन मोह, युद्ध से लाभ हानि, जय पराजय आदि को सोचकर दुविधाग्रस्त हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म करने हेतु प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 18, सुश्रुत कौन थे? उनका शल्य चिकित्सा में क्या योगदान था? तो इसका उत्तर है, सुश्रुत ने ईस्वी की शुरू की सदियों में शल्य चिकित्सा पर पुस्तकें लिखी जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हुई। इन पुस्तकों में उन्होंने शल्य औजारों का जिक्र किया है और ऑपरेशन का भी। इसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन द्वारा बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद आदि है। घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर नष्ट किए जाने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 19, तक्षशिला की प्रसिद्धि का क्या कारण है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, तक्षशिला आधुनिक पेशावर के निकट प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र तथा कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी आया करते थे। यहाँ से स्नातक होना सम्मान की बात थी। यहाँ के चिकित्सकों की विशेष कद्र होती थी। महात्मा बुद्ध अपना इलाज जिस चिकित्सक से कराते थे वह तक्षशिला का ही स्नातक था। बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र भी था। आगे प्रश्न है 20 नंबर, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, बुद्ध ने सभी को करुणा और प्रेम का संदेश दिया और कहा, पहला, मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को सदाचारी और आत्मानुशासित होना चाहिए। तीसरा, मनुष्य की जाति उसके कर्म से तय होती है। चौथा, मनुष्य को सत्य की खोज मन के भीतर करना चाहिए। पांचवा, मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त और चाणक्य का मेल किस प्रकार कारगर साबित हुआ? तो इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। इन दोनों का मेल हुआ। वे तक्षशिला की ओर गए, वहां राष्ट्रीयता का नारा देकर विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कौटिल्य कौन था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था। उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है। वह बहुत ही बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति था। इसके अलावा वह साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी, प्रतिशोधी, अपमान को न भूलने वाला, लक्ष्य पर हमेशा ही दृष्टि रखने वाला तथा लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 23, कलिंग युद्ध ने अशोक के मन पर क्या प्रभाव डाला। इसका उत्तर है कलिंग युद्ध में कलिंग वासी बहुत वीरता पूर्वक लड़े। उसके बाद भी अशोक की सेना जीत गई। कलिंग उसके राज्य में मिल गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा बहुत से घायल हुए। ऐसे नरसंहार की बात सुनकर अशोक को बहुत दुख हुआ। उसका मन युद्ध से विरक्त हो गया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा भविष्य में कोई युद्ध न करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 24, आज भी अशोक का नाम प्यार के साथ क्यों लिया जाता है। तो इसका उत्तर है अशोक वह अद्भुत शासक था जिसका नाम भारत तथा एशिया के अनेक भागों में आदर पूर्वक लिया जाता है, क्योंकि उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किया। स्वयं कट्टर बौद्ध होने पर भी वह सभी धर्मों पर बराबर आदर करता था। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों के प्रचार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उसने युद्ध नीति छोड़कर अहिंसा को बढ़ावा दिया। वोल्गा से जापान तक के लोग उसका नाम आदर से लेते हैं। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। सारा प्रश्न उत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के लिए और याद कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे आपको यह वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।